हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं आरबीआई का। इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीयूईटी इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराएंगे जो कि फैक्चुअल तरीके से होंगे, और फिर इसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा एज ए स्टोरी भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इसका उद्भव कैसे हुआ। और मेरे हर सेशन में आपको बताता हूँ कि मैं अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको जरूर समझाता हूँ। ठीक है, तो आज भी हम यही करेंगे। देखते हैं इसका संबंध, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में प्लासी के युद्ध से। अब आप कहेंगे सर प्लासी के युद्ध से इसका क्या रिलेशन है? इसका बहुत गहरा रिलेशन है वहाँ से। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर उसका अस्तित्व वर्तमान में है और उसको हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आवश्यक है कि उसका जो रिलेशन होगा वो इतिहास से होगा, वो हिस्ट्री से ज़रूर रिलेट कर रहा होगा। आरबीआई भी कुछ ऐसा ही है। 1757 में पता है आप लोगों को कि प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में जो था आपका वो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट। हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, भले आपको क्लास बोरिंग लगे लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा एज ए स्टोरी, जब किसी भी चीज़ को समझते हैं तो बोर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल में कुछ कॉमर्शियल बैंक जो थे वो उभर कर सामने आए। कॉमर्शियल बैंक किन्हें कहते हैं? जो व्यापारिक बैंक होते हैं आपके, जो आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक का उद्भव यहाँ से होना शुरू हुआ। अब ऐसा माने कि कॉमर्शियल बैंक यहीं से क्यों उनका उद्भव होना शुरू हुआ? उसका रीज़न ये था कि 1757 में अंग्रेज़ों के लिए शासन करने की एक पृष्ठभूमि बन चुकी थी। आपको पता है प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? उसके बाद जब 1764 का युद्ध आया, हमने कहा था कि बंगाल, मद्रास, उड़ीसा की जो दीवानी थी 1764 के युद्ध में अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। अर्थात दीवानी का संबंध कहाँ से होता है? खेतीबाड़ी के मामले हुए। अर्थात ये समझ लीजिए कि क्राइम के जितने मामले नहीं होते हैं वो दीवानी के मामले हो जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मामला जो क्राइम से रिलेट नहीं करता है वो दीवानी का मामला हो, चाहे खेतीबाड़ी का हो, चाहे आपके लेन देन का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, सब सारे मामले आपके दीवानी के अंतर्गत आते हैं। तो दीवानी के अंतर्गत जब इनके पास बंगाल, उड़ीसा और मद्रास आ गया था, बम्बई, तब इनके कॉमर्शियल बैंक का उद्भव होना शुरू हुआ था। उद्भव तो यहाँ से होना शुरू हुआ था, लेकिन उस मात्रा में इस समय अंतराल में नहीं हो पाया था जिसके बाद 1764 के बाद इतने कॉमर्शियल बैंक का उद्भव हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से समझना, जब कॉमर्शियल बैंक का उद्भव हुआ तो कॉमर्शियल बैंक की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा भारत में हो गई थी। मतलब कमी नहीं थी कॉमर्शियल बैंक की, ये समझ लीजिए। अब इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से बहुत ही गहरे से जुड़ा हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक का रिलेशन प्रथम विश्व युद्ध से कैसा है। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक क्या था कि भारत कहीं ना कहीं से संबद्ध था प्रथम विश्व युद्ध से, और उसका प्रभाव भारत के जो कॉमर्शियल बैंक थे उन पे पूरी तरीके से देखा जा सकता था। अर्थात प्रभाव हुआ कि भारत का जो कॉमर्शियल बैंक का एक सिस्टम था जो चला आ रहा था, जो कॉमर्शियल बैंक थे वो अब नष्ट होने लगे थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। उसके बाद एक और घटना हुई। वो घटना थी 1929 में महामंदी का दौर। आपने सुना होगा 1929 में जो महामंदी हुई थी, ये दौर आपने सुना होगा। और जो बचे कुचे बैंक थे उनको तबाह करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। चाहे भारत की बात हो, आपको जब प्रथम विश्व युद्ध की बात है तो विश्व के जितने भी देश इससे संबंधित थे उनका तो एक प्रकार से क्या कहें कि जो एक आर्थिक व्यवस्था थी वो तो ढांचा चरमरा गया था, लेकिन भारत का भी ढांचा व्यापारिक बैंकों पर टिका हुआ था, जो कि अब चरमराने लगा था। यहाँ से समझने की आवश्यकता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ
तब से भारत का एक जो आर्थिक ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा उठा, हालांकि व्यापारिक बैंकों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये जो दौर था प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी के दौर में, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ भारत में, विशेष करके भारत के संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी के बीच में जो समय अंतराल था वहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध के हालात ऐसे हो गए भारत में कि अब व्यापारिक बैंक नष्ट हो रहे हैं, तो आप एक नाम सुनते होंगे, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आप कहेंगे सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इससे क्या रिलेशन है, आरबीआई से क्या रिलेशन? वो तो संविधान के एक प्रकार से जनक थे, जिन्होंने संविधान को बनाया। यहां पर इनका संबंध इससे इसलिए है क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद इन्होंने सिफारिश की कि भारत में एक ऐसे बैंक की नींव रखी जाए जो सारे कॉमर्शियल बैंक को अपने अंडर में रख सके। अर्थात कह सकते हैं कि पहला विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था और ये भारत में बहुत ही एक प्रकार से बड़ा परिवर्तन था। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था, पहला विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आया। एक एक पॉइंट बताएंगे आपको, थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन एक एक पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहला विचार आया। अब इनकी बात माने कौन? ऐसा कौन था जो मान ले? इनकी बात को अंततः माना गया। 1926 महामंदी के दौर से 3 साल पहले हिल्टन यंग कमीशन ने इनकी सिफारिश पर एक कमीशन बनाया जिसको कि हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। ध्यान रखना, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आपका बना 1926 में। हिल्टन यंग कमीशन ने भी आपके आरबीआई की स्थापना नहीं की। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर एक एक्ट बनाया गया 1934 में जिसको कि कहते हैं आरबीआई एक्ट। 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया 1934 में। 3 सिफारिशें हुई। पहली सिफारिश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी कि आरबीआई एक ऐसे सेंट्रल बैंक की स्थापना की जा सके जो कॉमर्शियल बैंकों को अपने अंडर में रख ले, और उनकी सिफारिश पर एक हिल्टन यंग नामक कमीशन बना जिसने जो 1926 में बना, और हिल्टन यंग कमीशन ने के सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट की स्थापना हुई। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। एक अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई। अब उसके बाद बात आई कि इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, अर्थात ये काम कैसे करेगा, इसका कहाँ पे मुख्यालय स्थापित करें कि अपने कार्य का संचालन कर सके, काम कैसे करेगा, क्या इसके फंक्शंस होंगे, जो मतलब ऐसे कौन से कार्य करेगा, ये सब निर्धारण इसका बाद में हुआ। फंक्शंस इसके बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इसका मुख्यालय जो स्थापित किया गया, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। इसका मुख्यालय पहले स्थापित किया गया था कोलकाता में। कोलकाता में मुख्यालय स्थापित किया गया था। उसके बाद 1937 में 1937 में इसका मुख्यालय जो शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। अब कहना बहुत आसान होता है, कोई नहीं बताएगा कि इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई क्यों किया गया। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन आएगा कि या इसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, लिख देंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था, लिख देंगे। लेकिन अगर ये पूछ ले, ये पूछता नहीं है लेकिन जानना चाहिए ना
कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि इसको शिफ्ट किया गया कोलकाता टू मुंबई। हमने बताया था कि 1757 में आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, और प्लासी के युद्ध से लेकर के जब बंगाल पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित हो गया था अंग्रेज़ों का, तो बंगाल एक प्रकार का मतलब सोना उगलने वाला प्रांत था उनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। वहाँ से ही सब कुछ संचालन होते थे। अब प्रश्न एक ये उठ जाएगा, बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एज ए स्टोरी समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग, क्लास लंबी होगी लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एक एक बात आपके दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है, लेकिन शांति से ध्यान से समझिएगा। 1957 में प्लासी के युद्ध में के बाद से जो ब्रिटिश प्रशासन था पूरी तरीके से एक प्रकार बंगाल में शासन करने लगा था, और 64 के बाद तो पूरी दीवानी इनके हाथ में आ गई थी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मुंबई को पहले भी तो बना सकते थे, इन्होंने मुंबई को पहले मुख्यालय क्यों नहीं बनाया? मुंबई को मुख्यालय पहले ना बनाने का कारण यह है क्योंकि वहाँ पर मराठों का प्रभुत्व था। आप लोगों ने सुना होगा इतिहास, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि वहाँ पर मराठों का प्रभुत्व हुआ करता था। यही कारण था कि इन्होंने मुख्यालय मुंबई को नहीं बनाया, वरना मुंबई इनके लिए बहुत ही आकर्षक जगह थी एक मुख्यालय स्थापित करने के लिए। अब प्रश्न ये भी उठ जाएगा, इसका आंसर हमने अभी दे दिया है कि आवश्यकता क्या पड़ी कोलकाता से मुंबई ले जाने, क्योंकि मुंबई बहुत आकर्षक इलाका था इनके लिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार के इनके पास दबाव नहीं था, एक तो समुद्र के किनारे का इलाका था, वहाँ से आसान भी होता शासन प्रशासन चलाना अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया कोलकाता से इसका मुख्यालय, और इसके बाद 1 जनवरी 1949 को, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये जो बैंक थे जो आरबीआई था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। एक जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? यह अब एक गवर्नमेंट के हाथ में पूरा था, मतलब गवर्नमेंट इसे चलाएगी, कैसे चलाना है ये गवर्नमेंट के हाथ में था। आरबीआई कैसे वर्क करेगा, अब एक सेंट्रल बैंक स्थापित हो चुकी थी पूरी तरीके से, जो कॉमर्शियल बैंक, जो इसके नीचे के बैंक थे, उनको नियंत्रित कर सकती थी अपने माध्यम से, जो आज भी कायम है। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी स्थापना तो हो गई, अब देखिए स्थापना के कितने डायमेंशंस हैं मैंने आपको बताया डिटेल में। हालांकि क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा गहराई से समझने की आदत डालिए और चीज़ों को अच्छे से अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ना सीखिए। अब आइए इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा आपको धीमा लेकर चल रहे हैं ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब संरचना में इसकी क्या था, यहाँ पर इसकी संरचना में टोटल 21 निदेशक मंडल थे। टोटल 21 निदेशक मंडल थे। अब 21 निदेशक मंडल कौन कौन से थे आपको समझना है। ये बहुत ही डाउटफुल रहता है बच्चों को, लेकिन हम पूरी डीपली से और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक आपका जो था एक आपका गवर्नर हुआ करता था, 4 आपके उप गवर्नर हुआ करते थे, 10 आपके निदेशक मंडल भारत सरकार के द्वारा चुने जाते थे, दो आपके निदेशक मंडल वित्त मंत्रालय के द्वारा चुने जाते थे,
और 4 आपके जो निदेशक मंडल थे वो स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निदेशक मंडल के बारे में डाउट रहेगा आप लोगों को। जो इसके निदेशक मंडल थे ये तो आपके मान लीजिए डायरेक्ट चुने गए थे, ठीक है। एक गवर्नर हुआ, 4 उप गवर्नर हुए, 10 भारत सरकार के द्वारा और 2 वित्त मंत्रालय के द्वारा। 4 स्थानीय गवर्नर का मतलब स्थानीय निकाय पहले चुने गए और उन स्थानीय निकायों के अंतर्गत 5-5 आपके निदेशक मंडल चुने गए थे। ध्यान दीजिएगा, ये स्थानीय निकाय आपके कौन से, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपके निदेशक मंडल के ये आपके 4 स्थानीय निकाय थे और हर एक स्थानीय निकाय से 5-5 निदेशक मंडल चुने जाते थे। 5-5 निदेशक मंडल। तो बस यहाँ पे एक डाउट यही है कि थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है कि 4 तो आपके डायरेक्ट चुने जाते थे, इनडायरेक्ट आपके चुने जाते थे। यहाँ पे इनकी टोटल संख्या हो जाती थी 20, ठीक है। ये अगर इंडिविजुअली देखें निदेशक मंडल के रूप में, लेकिन मान्य होते हैं आपके ये 4 निदेशक मंडल जो कि टोटल आपकी संख्या बना देते हैं 21, ठीक है। अगर इनको अलग अलग देखें तो ये 20 संख्या हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस था, संरचना थी, बहुत ही जटिल हो जाता है समझना कि कैसे कोई चीज़ इंडिविजुअली होती है और कैसे रीजनल भी वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हमने आपको बताया है, इसी के फंक्शंस बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो बता देंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोग भी काफ़ी बोर हो जाएंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।